अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल वाली बातों का रीकैप, एक तो मैंने वो जो डब्बों वाली कैलकुलेशंस कराई थी। एक बात ये सिखाई थी कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचने की आपस की एक रेशो मेंटेन करनी है, वो यूनिट्स के हिसाब से है या रेवेन्यू के हिसाब से है, ये अलग अलग बात है। क्यों अलग बात है? क्योंकि प्राइसेस फर्क है। अगर प्राइसेस सेम होती तो फिर यूनिट्स के हिसाब से रेशो और रेवेन्यू के हिसाब से रेशो भी एक ही होती। एक बात ये की थी। और दूसरी बात ये की थी कि अगर टोटल पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से पे कोई और रेट और कुछ हिस्से पे कोई और रेट लगना है, और वो हिस्से कैसे करने किसी रेशो में, तो हम या तो हिस्से करके उन पे रिस्पेक्टिव प्राइसेस लगा दें, या फिर प्राइसेस या रेट्स का एवरेज करें, और एवरेज के लिए वजन क्या इस्तेमाल करें? वही रेशो जिसमें बांटना था। तो एवरेज प्राइस को ही पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें तो भी सेम आंसर आएगा। ये मैंने कल दो बातें बताई थी। और हम लोग ब्रेक इवन सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर रहे थे, जिसके मैंने आपको सिर्फ फार्मूले लिख दिए थे, समझाया कुछ नहीं था। वो अब सवाल से समझाता हूं। पहले एक खुद बनाया हुआ सवाल कर देते हैं, फिर पांच पेपर का करा देता हूं। सवाल लिखिए। सवाल ये बजटेड डेटा है। दो प्रोडक्ट्स हमने 60,000 और 180 बेचने का प्लान किया था। बजट है ये। 80 का एक ए और 40 का एक बी, और ए के एक पे इतना कंट्रीब्यूशन और बी के एक पे इतना कंट्रीब्यूशन बजट था। और टोटल फिक्स कॉस्ट 840,000। ये है जी बजट। मुझसे रिक्वायर्ड है यहां तक लिखे, मैं बताता हूं रिक्वायरमेंट।
ये लिखा रिक्वायर्ड कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी, इफ पार्ट ए रेशो ऑफ क्वांटिटीज is to be maintained same as budgeted, और पार्ट बी रेशियो ऑफ रेवेन्यू is to be maintained same as budgeted। यानी पार्ट ए है कि मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जो हमने बजट में यूनिट्स का रेशियो तय किया था वही फॉलो किया जाएगा, और सिनेरियो बी है कि मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जो हमने रेवेन्यू का रेशियो प्लान किया था वही फॉलो किया जाएगा। सवाल में इन दोनों में से कोई एक होगा, और मैं चूंकि आपको सेम सवाल से ये दो सिनेरियो बना के देख रहा हूं ना, तो आप देखेंगे एंड पे आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि सवाल वही है, इसलिए आंसर भी सेम निकलना है। तो ये दो सिनेरियो है, रिपीट कर रहा हूं, पार्ट ए में रेशियो मेंटेन रखनी है यूनिट्स वाली, और पार्ट बी है उसमें रेशियो मेंटेन रखनी है रेवेन्यू वाली। चले पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए क्या है? रेशियोज किसकी मेंटेन रखनी है? यूनिट्स की। अगर यूनिट्स की रेशियो मेंटेन रखनी है ना मैं आपको एक सवाल करके ना एक दो एग्जाम नोट्स लिखवा दूंगा। अगर यूनिट्स की रेशियो मेंटेन रखनी है तो हमने कंबाइंड ब्रेक इवन का फार्मूला भी यूनिट्स वाला ही लगाना है। मैं आपको ये सवाल पूरा करके ना फिर एक दो एग्जाम नोट्स बताता हूं। तो पहले निकालेंगे हम कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाली। टोटल फिक्स कॉस्ट, चले खैर फार्मूला दोबारा लिख देता हूं पहले, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी टोटल फिक्स कॉस्ट 840,000 और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रोडक्ट ए का सीपीयू कितना? 12, बी का 10, और इनके यूनिट्स की रेशो, हाँ जी 1, 3। लेकिन आपने इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हमें तो रेशो 5वीं में सीखी थी, भूल गए, दफा करें, नहीं आती रेशो कोई बात नहीं, पूरा लिख ले। कौन कह रहा है रेशो निकाले? ना निकाले, पूरी लिख ले। अब हमने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन के लिए वेट किसको यूज करना है? इसको। तो एवरेज सीपीयू क्या बन जाएगा? 12 रुपए का वजन कितना है? 60/240 ना निकाले 1:3, 60 और 180 यूज कर ले। 10 रुपए का वजन कितना है? 180/240, 10.5। ये आ गई वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये साइंस कल समझाई थी आपको कि अगर हम कुछ के ऊपर कोई और रेट और कुछ के ऊपर कोई और रेट लगाना है, तो अगर हम उनका एवरेज निकाल लें तो सब के ऊपर वही रेट लग सकता है ना। इसीलिए कंबाइंड ब्रेक इवन यानी दोनों का ग्रैंड टोटल ब्रेक इवन के लिए हम कंट्रीब्यूशन कौन सा यूज कर रहे हैं? वेटेड एवरेज। ये कल यही साइंस सिखाई थी आपको। हम चूंकि कंबाइंड यानी दोनों को ओवरऑल देख रहे हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन यूनिट भी दोनों का एवरेज वाला यूज कर रहे हैं। ये कल जो साइंस सिखाई थी वो इसलिए थी। तो 10.5 80,000। तो हमें पहले
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेटेड एवरेज से ब्रेक इवन यूनिट्स में ही निकाल पड़ेगा। मैंने रिक्वायर्ड क्या किया है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी, लेकिन चूंकि रेशो किसकी रखनी है, पार्ट ए, इसलिए फार्मूला हम यूनिट्स वाला ही लगाएंगे। नहीं समझ आया ना, फार्मूला यूनिट्स वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि रेशो चूंकि यूनिट्स की लगनी है, तो यूनिट्स की रेशो तो हम ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे ही लगा सकते हैं। नहीं, मजा नहीं आया बात का, मुझे खुद नहीं आया मजा, पूरा करा के दोबारा बोलूंगा। कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स की कैलकुलेट की, स्टेप 2, अब इसको प्रोडक्ट वाइज कैसे बनाएं, 80,000 को ये 60-180 की रेशो में बांट दें, तो इसी के नीचे प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल, कैसे निकालें जी, 80,000 इंटू 60/240, यही रेशो जो यहां यूज किया ना, ये वाली रेशो 80,000 180/240, 20,000 60,000। और मैंने सवाल में रिक्वायर्ड ब्रेक इवन यूनिट्स भी पूछे हैं और अमाउंट भी, तो अमाउंट अब बना सकते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अमाउंट कैसे बनाएं, इनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें 80/40, तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू में भी आ जाएगी। ये पार्ट है, हमें पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, जी पार्ट ए, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकाली, उसके बाद उसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ा, और चूंकि रेवेन्यू भी चाहिए था तो उन्हीं को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू बना लिया। हाँ जी, यहां तक। अच्छा, एक चीज सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ना समझ आए बिल्कुल इग्नोर कर देना, कोई मसला नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ब्रेक इवन सेल क्या होती है, जहां पर प्रॉफिट 0 हो और जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। यानी ब्रेक इवन सेल वो होनी थी जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होनी थी। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, करना तो ऐसे ही है। टोटल कंट्रीब्यूशन जहां टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती वो ब्रेक होता। टोटल कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो यूनिट्स के ऊपर सीपीयू मल्टीप्लाई कर दें, या फिर सेल्स की अमाउंट पे कंट्रीब्यूशन की अमाउंट तक, ये दो रास्तों से ही पहुंच सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट तक पहुंचने के लिए अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस्तेमाल करना है तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर सेल्स रेवेन्यू इस्तेमाल करना है तो उसको भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, उस पर सीएस रेशो मल्टीप्लाई कर दें। ये दो ही बातें हो सकती हैं। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उनकी एक रेशो मेंटेन करनी है, तो वो रेशो अमाउंट के हिसाब से है या यूनिट के हिसाब से है, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं है, पड़ेगा ना। तो मैनेजमेंट ने अगर ये प्लान किया हो
कि हमने रेशो यूनिट्स वाली मेंटेन करनी है, यूनिट्स वाली, तो 1:3 मेंटेन करनी है यूनिट्स के हिसाब से। अगर मैनेजमेंट ने तय किया हो कि हमने रेशो यूनिट्स के हिसाब से तय करनी है, तो हम प्रोडक्ट ए और बी 1:3 में इसको बांट सकते हैं कि इसको, यूनिट्स को ना, इसको नहीं कर सकते ना। अगर रेशो मैनेजमेंट ने तय किया है कि यूनिट्स वाली मेंटेन होनी है और वो 1:3 होगी, तो हम प्रोडक्ट ए और बी में टुकड़े बांटने हो तो ये 1:3 इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे? एक ही बात नहीं है ना, यूनिट्स पे ही लगानी पड़ेगी ना। तो अगर मैनेजमेंट ने यूनिट्स की रेशो को टारगेट रखा है, तो हम ब्रेक इवन के फार्मूले में टोटल कंट्रीब्यूशन इस रास्ते से निकाल सकते हैं कि इस रास्ते से? इस रास्ते से। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैनेजमेंट यूनिट्स की रेशो को टारगेट रख रही है, तो हमें मजबूरन फार्मूला भी यूनिट्स वाला ही लगाना पड़ेगा। ये मैंने कल केस 1 बना के दिया था, नहीं समझ आई बात? अगर मैनेजमेंट ने टारगेट रखा ही है कि हमने यूनिट्स की रेशो मेंटेन करनी है और वो 1:3 होगी, तो 1:3 में हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकालने का ये रास्ता रह जाएगा, ये नहीं। अगर मैं इन यूनिट्स को x कह दूं, इनको x, तो a कितना होगा और b कितना होगा? a के इतने यूनिट्स ब्रेक इवन होंगे, b के इतने होंगे। अगर मैं ब्रेक इवन यूनिट, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर कब होगी? ब्रेक इवन। यानी अगर ये ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, जिसको मैं x कह रहा हूं, तो a के ब्रेक इवन इतने होंगे, b के इतने होंगे। और a की कंट्रीब्यूशन का ₹1 एक यूनिट पे कितना है? कंट्रीब्यूशन 12, b के एक यूनिट पे 10। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये a और b के इतने इतने यूनिट्स बेचने पे टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। हो सकता है मैं कॉम का टाइम जाया कर रहा हूं, हो सकता है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं x ब्रेक इवन यूनिट्स बोलूं, तो इसमें से a कितना और b कितना? a इतना और b इतना। a के यूनिट्स इंटू एक यूनिट पे ₹12 की कंट्रीब्यूशन, b के यूनिट्स इंटू एक यूनिट पे इतने रुपए की कंट्रीब्यूशन। तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स के ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। चूंकि ये ब्रेक इवन है, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? यहां से x कॉमन लें, ब्रैकेट में से x कॉमन ले लें, 12 इंटू 1/4 प्लस 10 इंटू 3/4 x। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें। हम्म 80,000 नहीं, ब्रैकेट को सॉल्व करें। 10.5x, x निकालना है तो वो जो x निकलेगा वो क्या होगा? ब्रेक इवन यूनिट्स, ए के बी के, दोनों के ना। तो अगर हमें कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए, तो वो यूनिट्स तभी मिलेंगे जब डिवाइड किससे कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए की के बी की, एवरेज। इसलिए मैंने ये फार्मूला आपको बना के दे दिया, जो कि यहां सिर्फ समझाने के लिए, इक्वेशन बना के दिखाया, सिर्फ समझाने के लिए। इसका एंड रिजल्ट ये फार्मूला है। तो ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए समझा रहा था नॉलेज के लिए कि हम ये वाला काम, यानी ये रेशो यूनिट्स के ऊपर क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि यूनिट्स की रेशो है, तो हम वो रेशो अप्लाई भी यूनिट्स पे ही कर सकते हैं। तो अगर आपको सवाल में मैनेजमेंट की यूनिट्स वाली रेशो को टारगेट रखने को कहा है, तो हम फार्मूला यूनिट्स वाला ही लगा सकते हैं। ये बात रेवेन्यू वाले फार्मूले पे नहीं होगी एप्लीकेबल। इसलिए मैंने केस 1 की हेडिंग क्या दी थी कि अगर रेशो तय की गई है यूनिट्स के हिसाब से, तो फिर फार्मूला यूनिट्स वाला ही लगेगा। हां, एक बार यूनिट्स का आंसर निकल आए, उसके बाद चाहे तो यूनिट्स में ही आंसर खत्म हो गया। अगर रेवेन्यू में आंसर चाहिए था तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन स्टेप 1 में कंबाइंड ब्रेक इवन किस में कैलकुलेट होगा? यूनिट्स में ही। ये केस 1 बनाया था मैंने, ये पार्ट ए यानी केस 1 का आंसर है। ये मैं एम ही बस समझाने के लिए, चीजें कुछ बच्चों को कैलकुलेशन की दिल की खुशी होती है सिर्फ उसलिए किया था, वरना अगर आपको इस चीज ने मजीद कंफ्यूज किया तो मैंने कुछ नहीं कहा।
पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी में चूंकि मैनेजमेंट ने टारगेट किसका रखना है? अच्छा, ए और बी दोनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। सवाल में आपको किसी एक टारगेट ही का कहा होगा, या अगर टारगेट का नहीं कहा होगा तो वो सवालों में देखेंगे कि फिर कैसे अंदाजा लगाएं। तो दोनों में से कोई एक होगा। मैं तो आपको एक ही डेटा से दोनों तरीके सिखाने के लिए दो पार्ट्स बनाए। पार्ट बी है मैनेजमेंट का टारगेट रेवेन्यू की रेशो है, तो इसलिए हमें स्टेप 1 कंबाइंड ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। किसमें? रेवेन्यू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएस रेशो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हो गई 840 और वेटेड एवरेज सीएस वर्किंग 2। ए और बी की सीएस रेशो कितनी है? ए की कितनी है? सीएस रेशो क्या होती है? सी ओवर एस। तो सी है 12 और एस है 80। पॉइंट में बता दें, परसेंटेज बता दें, दोनों बातें ठीक है। 0.15 कहते हैं, 15% कहते हैं, एक ही बात है। बी का सी कितना है? 10, एस 40, 0.25 कहते हैं या 25% कहते हैं। और अब हमने इनके वेटेड एवरेज के लिए इनका वजन क्या लेना है? रेशो कौन सी लेनी है? सेल्स, रेवेन्यू वाली। तो बजट में हमने रेवेन्यू क्या डिसाइड किया है? बजटेड सेल्स का रेवेन्यू कितना, कैसे निकालें? कितना देखिए, 200,000, 12 मिलियन। तो वेटेड एवरेज सीएस क्या बन गई? 15% का वजन कितना है? 48/120 और 25% का वजन कितना है? 72/120। ट्वेंटी पॉइंट 21%। इसमें बताएं क्या नहीं समझ आया? 48 कैसे आया? नहीं यार, बजटेड सेल्स कैसे निकालें? सेल्स की अमाउंट, सेल्स की अमाउंट भाई यूनिट्स भी हैं और सेल प्राइस भी है, तो मल्टीप्लाई करके। तो इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? तो ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना बन गया? $4 मिलियन। कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आया। अब प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन, और चूंकि ये कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू निकला है तो टुकड़ों में तोड़ के भी रेवेन्यू ही निकलेगा। ए का कितना?
4 मिलियन को किस रेशो में तोड़ें? अगर इसको 2-3 बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यही वाला 4 मिलियन को 4 मिलियन को जो रेशो यहां वेट के तौर पे इस्तेमाल किए हैं उसी रेशो में इसको तोड़ना है। कितना बन गया? 16 लाख और 24 लाख। और मैंने रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन रेवेन्यू भी पूछा था और यूनिट्स भी। तो यहां से यूनिट्स तक कैसे पहुंचे? सेल प्राइस से कर देते हैं डिवाइड 80-40। तो यूनिट्स कितने आ गए? 20,000 और 60,000। डेटा सेम है ना, इसलिए आंसर भी सेम आया। तो मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो कौन सी रेशो को फॉलो करवाना चाहते हैं, यूनिट्स की या अमाउंट की। आपको सवाल में इस बात को ढूंढना है और फिर उसके बाद फैसला करना है कि ऐसे सॉल्व करना है कि ऐसे सॉल्व करना है। दो एग्जाम नोट्स लिख लें। इसमें बता दें बेटा कुछ पूछना है तो। अच्छा, एक ये लिख लें कि अगर आपको उन्होंने फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज तोड़ भी दिया ना तो ये धोखा है। आपने फिक्स कॉस्ट का ग्रैंड टोटल करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है। दोबारा हमें ये कंबाइंड ब्रेक इवन के रास्ते से क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल है ना, तो हो सकता है सवाल वाला धोखा देने के लिए आपको प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट तोड़ दे, तो वो धोखा है। आपने उन फिक्स कॉस्ट का टोटल करके कंबाइन के जरिए ही चलना है। अगर सवाल में फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज अलग अलग बता दी हैं, आपने फिर भी उनका ग्रैंड टोटल करके कंबाइंड ब्रेक इवन के जरिए ही आना है। दोबारा, अगर क्वेश्चन में, अच्छा रीजन फिर सुन लें, हम लोग कंबाइंड ब्रेक इवन के रास्ते से चल ही इसलिए रहे थे, कल जो बात शुरू की थी कि फिक्स कॉस्ट कंबाइंड अवेलेबल होती है, प्रोडक्ट वाइज नहीं होती। तो अगर सवाल वाला आपको प्रोडक्ट वाइज दे रहा है तो सिर्फ जज्बात से खेल रहा है आपके। आपने करना क्या है? फिक्स कॉस्ट का ग्रैंड टोटल करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही के जरिए चलना है। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट बेशक दे दी हो, फिर भी आपने उनको टोटल लेके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है। आज क्या दिन है? मंगल। वेरिएंस का टेस्ट किस दिन करना है? भाई अगले हफ्ते करना है तो फिर फरवरी में कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं। या मार्च में फारिग तो हो ही जाएंगे, आप तब कर लें। हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे जो दिन देना चाहें, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे।
अगले साल ही करेंगे। खैर अब दूसरा नोट लिखें है, दूसरा नोट। अच्छा ये दूसरा नोट भी ना पहले समझ लें। मैंने तो इस सवाल में दो सिनेरियो बना दिए ताकि कंप्लीट पिक्चर दिखा सकूं, वरना तो कोई एक ही होना था। पहले समझिएगा बात। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन सेल यूनिट्स पूछी है, बस प्रोडक्ट वाइज की बात कर रहा हूं, अगर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में पूछी है बस, तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? नहीं, हम ये देख के फैसला नहीं करेंगे। हमने फैसला करना ये देख के कि मैनेजमेंट ने रेशो कौन सी टारगेट रखा है। अगर मैनेजमेंट ने रेवेन्यू वाली रेशो टारगेट रखी है तो हमें इसी रास्ते से ही आना पड़ेगा। नूर, हमें इसी रास्ते से आना पड़ेगा। हां, एक बार रेवेन्यू का ब्रेक इवन निकाल लें तो यूनिट्स भी निकल आएगा। दोबारा, अगर सवाल में रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन सेल्स सिर्फ यूनिट्स पूछी है, तो रिक्वायरमेंट चूंकि ब्रेक इवन यूनिट्स पूछी है, इस वजह से ये वाला फार्मूला नहीं लगा देना। ये फार्मूला लगना है या ये फार्मूला लगना है, कैसे फैसला होगा? रेशो कौन सी रखनी है, ये दूसरा नोट है कि यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है या रेवेन्यू वाला लगाना है। इस बात का फैसला रेशो देख के होना है, रिक्वायरमेंट देख के नहीं है। आंसर सेम आएगा? नहीं, मैंने सेम सवाल के दो सिनेरियो पूछे हैं। आपको सवाल में दोनों कंप्लीट डाटा थोड़ी दिया होगा, मैंने तो पूरा बजट दे दिया ना। सवाल वाला कहेगा कि इतने यूनिट्स की रेशो मेंटेन रखनी है, तो आप रेवेन्यू की रेशो कैसे निकालेंगे? तो आपको फिर यूनिट्स वाले तरीके से चलना होगा। दूसरा नोट दोबारा बता रहा हूं, ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है या रेवेन्यू वाला लगाना है, इस बात का फैसला होगा कि मैनेजमेंट ने रेशो कौन सी फॉलो करवानी। हाँ जी, लिख लिया। चले जी, पास पेपर में आए और ऑटम 15 पे आ जाए। ऑटम 15 नहीं नहीं, स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 15 केपी के डेरीज। स्प्रिंग 2015 केपी के डेरीज। सवाल तक पहुंच गए? पढ़ लें फिर। केपी के डेरीज स्प्रिंग 15 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
सवाल पढ़ने को कहा था भाई। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन सेल पूछी हुई है। मल्टीपल प्रोडक्ट से पता चल रहा है जी, पता चल रहा है। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड रुपीज, यानी यूनिट्स भी और रेवेन्यू भी, अज्यूमिंग दैट रेशो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शंस, यानी जो ऊपर आपको प्रोजेक्शंस बताई हुई हैं। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड, बिल्कुल पहली शुरू में सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ है इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड, तो उसमें जो पहली दो लाइनें हैं वो यूनिट्स हैं। तो हमने कौन से वाली लाइन की रेशो लेनी है? सेल्स की, क्योंकि हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल रहे हैं, तो यूनिट्स की रेशो मेंटेन करनी है, इसलिए फार्मूला भी यूनिट्स वाला लगाना पड़ेगा। तो पहले हमें ब्रेक इवन यूनिट्स कंबाइंड वाला निकालना पड़ेगा, स्प्रिंग 15। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमें पहले कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट्स और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये दोनों चीजें एक एक करके ढूंढ लेते हैं, वर्किंग 1 वर्किंग 2। ये हो गई सवाल की प्लानिंग कि पहले हम लोग कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालेंगे, फिर उसको ये 425 और 255 और 170 की रेशो में तोड़ेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन यूनिट्स में, लेकिन अमाउंट भी पूछी है, तो फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने लगे। सबसे पहले क्या चीज चाहिए जी? मेहनत, टोटल फिक्स कॉस्ट्स। फिक्स कॉस्ट पहली लाइन से शुरू करते हैं, कहां कहां क्या क्या है। पहली लाइन में तो सलाम दुआ हो गई, फिर उसके बाद टेबल में आए, टेबल में प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये जबरदस्ती पर यूनिट है, असल में तो टोटल होते हैं, तो जैसे पर यूनिट बनाए गए हैं उससे उल्टा चल लेते हैं। ये कैसे बनाए गए होंगे पर यूनिट? टोटल को डिवाइड किया गया होगा प्रोडक्शन से कि सेल से? प्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो हमें इनको टोटल तक पहुंचाने के लिए C प्लस और क्या है? I प्लस और V प्लस। तो C प्लस की पर यूनिट दी हुई है 20, ये कैसे बनी होगी 25? किससे डिवाइड किया गया होगा? 540 से। I प्लस 20 ये कैसे बनी होगी? 275 से डिवाइड करके। V प्लस क्या है? 20 कैसे बनी होगी? 185 से डिवाइड करके। तो C प्लस 13.5, 6.05, 3.7, ये हो गया फिक्स्ड FOH। फिर टेबल में आगे चलें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट है और इसके अंदर भी फिक्स्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड कैसे निकाला गया होगा? यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो हम फिर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तीनों की पर यूनिट कितनी है? 5। यहां पर तीनों की अलग अलग थी ना, तो यहां तो तीनों की 5 है, तो हम इनके यूनिट्स को ही ऐड करके फिर एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन बच जाएगी। वरना अगर किसी को मसला है तो वो बार बार कर दे मल्टीप्लाई। इसके यूनिट्स कितने हैं? सेल वाले लेंगे अब 425, इसके 255, इसके 170, 850, इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन तीनों को जो बार बार मल्टीप्लाई करना था जी। 4.25 और नीचे वाले पैराग्राफ में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, बस फिक्स कॉस्ट खत्म। 27.50।
ये हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डन। इसके बाद क्या चाहिए? तो वेटेड एवरेज तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हर एक की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल लें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सबके हमें सेल प्राइस और वेरिएबल खर्चे चाहिए। तो सेल प्राइस तो नहीं दी हुई, और अगर कल वाली बात, परसों वाली बात समझ आई थी, परसों वाली, तो वही हमें सेल्स वेरिएबल कॉस्ट से जाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसी से अंग्रेजी लिखी है, सेम डाटा भी वैसा सा है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिए हुए हैं, कमीशन भी परसेंटेज है, फिर कंट्रीब्यूशन भी कहा हुआ है 40% ऑफ नेट। तो बिल्कुल वही परसों वाली बात है। तो हमें सेल प्राइस के अलावा जो जो पता है वो तो लिखे ना। मटेरियल 100, 90, 98, लेबर 15, 13, 12, और वेरिएबल एफओएच 23, 19, 16। फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है 12, 8 और 10, 150, 138, 135। इसमें कमीशन है कि नहीं? तो वो वही अदर वेरिएबल कॉस्ट वाली बात आ गई। बिल्कुल जो परसों काम किया था वही कर रहा हूं। सेल प्राइस 100, कमीशन 5, कंट्रीब्यूशन कितना? इसका 40%, यानी 38। तो फिर अदर वेरिएबल 57, ये 57 है। तो सेल प्राइस तक कैसे पहुंचे? 57 से इनको क्रॉस कर देते हैं। टू 263.16, 242.11, 236.84। अच्छा, ये मेहनत शुरू कहां से हुई थी? क्या चाहिए हमें? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आ जाएगा? हाँ जी, इसमें से माइनस कर दें? नहीं, ये जज्बाती हरकत होगी। सेल प्राइस का 38% ले लें। सेल प्राइस का 38% ले, 100, 92, 90। इसमें से ये माइनस क्यों नहीं कर लिया? अगर इसमें से ये माइनस करना है तो कमीशन भी माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ये कमीशन के अलावा बाकी वाली है, तो या तो इसमें से ये भी माइनस करें और इसका 5% भी माइनस करें, या फिर हमने निकाल तो लिया है सेल प्राइस का 38% कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन निकालिए। और इसके बाद चाहिए क्या है? इनका एवरेज। इनका हमें चाहिए वेटेड एवरेज। 100 रुपए का कितना वजन है? रेशो कौन सी ले रहे हैं? यूनिट सोल्ड की। तो 100 रुपए का क्या वजन है? 425 ओवर 850।
₹92 का क्या वजन है? ₹90 का क्या वजन है? तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 92 पॉइंट। नहीं यार, $95.6, ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जी। परसों थे क्लास में? परसों वाला समझाया था? क्लास में नहीं था ना परसों? ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास में जो आखिरी वाली थी, जब बिल्कुल सबके दिमाग बंद हो चुके थे, वो तो उस बात को भी नहीं समझ आई थी किसी को। ये किसी को समझ नहीं आया था? आया था यार। वो लेक्चर दोबारा देखना, दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना। हाँ, तो ये वही बस फिगर ही बदली है, वहां 2 लिखा हुआ था, आज 5 लिखा हुआ है। ये 58.8 था, अब ये 57 है। सिर्फ फिगर्स बदली हैं, बिल्कुल वही अंग्रेजी है, बिल्कुल उसी तरीके से सेल प्राइस निकाली है। तब ₹200 निकली थी, अब ये वाली निकली है। देख लेना, दोबारा देख लेना वो लेक्चर। $95.6। एक और 6, 57। ये निकला है कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स। हमें चाहिए प्रोडक्ट वाइज। इस टोटल को 425/850। जी 143829 8629 57531। लेकिन सवाल यूनिट्स भी हैं और रेवेन्यू भी है। तो सेल प्राइस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 263.16, 242.11, 236.84। 37.85, 20.89.63। हाँ जी,
ऑटम 2009 ये होमवर्क है, ऑटम 2009 होमवर्क है। अच्छा 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 अच्छा, कर ले भाई कर ले। बल्कि छोटा सा सवाल है यार, 2 सवाल कर दें होमवर्क, 2 2 छोटे छोटे से 2 सवाल, एक एक करके कर देना है, कभी दोपहर में कर देना, एक रात में कर देना, लेकिन 2 कर दें यार, कर देना। देखो अगले साल करना है आपके होमवर्क, 2 सवाल कर दें। अच्छा चले अभी छोड़ देता हूं क्लास, 2 सवाल कर दें, एक ऑटम 9 कर दें और एक ऑटम 23 कर दें। ऑटम 23, पहले ऑटम 9 करिएगा, फिर ऑटम 23। यार करके आना प्लीज है दोनों सवाल, ऑटम 9 और ऑटम 23। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।